जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो पहला भाषण दिया था संविधान सभा में, उस पर बात करेंगे। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ और उसका कामकाज जो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान बनाने वाला प्रस्ताव उन्होंने रखा था संविधान सभा में। संविधान सभा में सदस्य कुल चुनकर आए थे 296, लेकिन केवल 207 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और 89 सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रस्ताव पर सभी को बोलना, जो सदस्य थे उनको बोलना था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 17 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें आमंत्रित किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समझते थे कि उन्हें 2 दिन बाद बोलने का अवसर मिलेगा, तब तक वह तैयारी कर लेंगे, लेकिन उन्हें 17 दिसंबर को ही बोलने को आमंत्रित अध्यक्ष महोदय ने कर दिया। तब बाबा साहब खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे 2 दिन बाद मिलता तो मैं तैयारी के साथ अपनी पूरी बात कह पाता, लेकिन मैं बिना तैयारी का आज मैं बोलूंगा। मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन मैं 10 मिनट में अपना पूरा बात नहीं कह पाऊंगा, मुझे और समय चाहिए। वैसे मैं कम समय ही लूंगा। तो बाबा साहब इस समय बोलते हैं, वो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, कल से जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसके स्पष्टतः 2 हिस्से हैं। उनमें से एक विवादास्पद है और दूसरा उपयोगी है। प्रस्ताव के 5वें से 7वें परिच्छेद तक का हिस्सा उपयोगी है। इन परिच्छेदों में भारत के भविष्यकालीन संविधान के लक्ष्यों को दिखाया गया है। मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव भले उपयोगी हो, लेकिन बेहद निराशाजनक है। प्रस्ताव के इस हिस्से में उन्होंने जो कुछ शामिल किया है, मुझे उम्मीद थी कि उससे आगे जाकर सोचेंगे। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस प्रस्ताव में कुछ अन्य खामियां भी हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रस्ताव के इस हिस्से में कुछ अधिकारों के बारे में व्यवस्था को साफ साफ बताया है कि, लेकिन उसे हासिल करने के उपायों का या किसी योजना का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि लोगों का जब हक छीन जाता है तब ऐसी व्यवस्था बेकार ही कही जाएगी जिसमें छीने गए हकों को फिर से पाने का कोई प्रबंध ना हो। ऐसे उपायों की मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है। किसी भी व्यक्ति के प्राण, उसकी आजादी और उसकी संपदा को कानूनी कार्रवाई के बिना छीना नहीं जा सकता, यह सर्वमान्य सूत्र है। इस प्रस्ताव में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। कानून और नीति की सीमा के तहत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। असल में कानून क्या है और नीति क्या मायने है, यह उस वक्त की सरकार ही तय करेगी। तब एक शासनकर्ता एक नजरिया अपनाएगा तो दूसरा कोई और नजरिया अपनाएगा। तत्कालीन शासनकर्ताओं पर अगर यह फैसला छोड़ दिया जाए तो पता नहीं मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी, यह बताना मुश्किल है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि देश में आर्थिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर अमल कर पाने के लिए खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था प्रस्ताव में होना आवश्यक था। समाजवादी व्यवस्था के बगैर भविष्य में कोई भी सरकार देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे कर पाएगी, यह बात
मेरे समझ में नहीं आती। इसलिए इन बातों के स्पष्ट जिक्र के लिए मेरा विरोध न होते हुए भी मुझे यह प्रस्ताव थोड़ा निराशाजनक लगता है। इस प्रस्ताव के बारे में मेरे मत और जानकारी पेश करने के बाद सवाल को मैं यहीं छोड़ देता हूं। आगे कहते हैं कि महोदय, इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भविष्यकालीन संरचना और उज्जवल भविष्य के बारे में मेरे मन में तिल भर भी आशंका नहीं है। आज हम राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक नजरिए से विभाजित हैं, इसका मुझे एहसास है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली छावनियों के समूह हैं हम, बल्कि मैं भी यह भी मानता हूं कि मैं भी ऐसी एक छावनी का नेता हूं। महोदय, यह भले ही सही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय और स्थितियों को अगर अनुकूल बनाया जाए तो कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। तालियों की गड़गड़ाहट। विभिन्न जातियों और संप्रदाय होने के बावजूद हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। भले आज मुस्लिम लीग भारत के दो फाड़ करने की कोशिश में लगा है, लेकिन एक छत्र भारत ही उसके लिए भी सही होगा। अंतिम लक्ष्य के बारे में मेरे मत में हम में से किसी को भी डर पालने की जरूरत नहीं है। इस बारे में किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अपनी दिक्कतें अंतिम लक्ष्य को लेकर नहीं है। आज जो संगठित नहीं है, उस समाज के लोग एक साथ संगठन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, इस बारे में सोचना, यही हमारी दिक्कत है। हमारी मुश्किल लक्ष्य को लेकर नहीं, शुरुआत कैसी की जाए, यह हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। अंतिम उद्देश्य को लेकर हमें कोई दुविधा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से हमारी मित्रता को स्वीकारने के लिए इस देश के हर पक्ष को अगर तैयार करना हो तो पूर्वाग्रह के कारण जो अभी भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे घटकों को मुख्य धारा में शामिल करना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़े तो देने की कूटनीतिक चतुरता बहुसंख्यक पक्ष दिखाए, यह बताने के लिए मैं यहाँ आह्वान कर रहा हूँ। मन में डर पैदा करने वाले नारों और शब्दों को हम दूर रखते हैं। हमारे विरोधियों की मानसिकता और पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें कुछ रियायतें देंगे, उन्हें भी अपने साथ कर लेंगे। हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग पर अपनी मर्जी से वे हमारे साथ हो लेंगे। इस मार्ग पर लंबे समय तक हम अगर साथ चलते रहे तो हम एकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। श्री जयकर की उपसूचना का मैं यहाँ केवल इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि हम सबको इस बात का एहसास हो कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबको इसका एहसास होना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का विवाद मिटाने के लिए एक बार और कोशिश की जाने की सुझाव मैं देता हूं। यह सवाल जीवन मृत्यु जितना महत्वपूर्ण है और किसी पक्ष की प्रतिशत के आधार पर उसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता, इसका मुझे यकीन है। राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचते हुए लोगों के प्रतिशत, नेताओं की प्रतिशत या दल की प्रतिशत नगण्य हो जाती है। किसी भी बात से ज्यादा राष्ट्र का भविष्य महत्वपूर्ण होता है। संविधान सभा का काम सर्वसम्मति से होने के लिए यह लाभप्रद रहेगा। इतना ही नहीं, इससे मुस्लिम लीग द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया भी संविधान सभा को पता चलेगी।
अगर हम जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो भविष्य में उसका क्या असर होगा, इस बारे में भी हमें सोचना होगा। सभागृह जिनके बस में है उस कांग्रेस पक्ष की इस बारे में क्या योजनाएं हैं, मैं नहीं जानता। इस बारे में वे क्या सोच रहे हैं यह कहने का मेरा अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर उनके क्या दांव पेच हैं, उनके पास इस मामले में क्या उपाय है, मैं नहीं जानता। लेकिन उपस्थित सवाल पर एक तटस्थ व्यक्ति के नाते सोचते हुए मुझे लगता है कि इस बारे में निर्णय लेने के केवल यही 3 उपाय हैं कि एक दल दूसरे दल की शरण में जाए और शांतिपूर्ण चर्चा से राह निकाली जाए, और तीसरा मार्ग है खुलेआम संघर्ष किया जाए। महोदय, मैं मानता हूं कि राष्ट्र के सामने उपस्थित समस्या का हल युद्ध के जरिए ढूंढने की कल्पना देश के किसी व्यक्ति के दिमाग में आए, इससे मैं भयभीत हो गया हूं। मैं नहीं जानता कि देश के कितने लोग इस सोच का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि इसके कई समर्थक हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कल्पना को बहुसंख्यकों का समर्थन मिलने के पीछे वजह यही होगी कि उन्हें लगता है कि यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ होगा। लेकिन महोदय, यहाँ जिस युद्ध के बारे में सोचा जा रहा है, क्या उसे केवल स्थानीय, सीमित और केवल अंग्रेजों के खिलाफ रखा जा सकता है? अंग्रेजों के अलावा किसी और के साथ लड़ना ना हो तो ऐसी योजना के लिए मेरे विरोध की कोई वजह नहीं होगी। लेकिन क्या यह युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ होगा? किसी संकोच के बगैर मैं इस सदन को जहां तक संभव हो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर युद्ध हुआ और युद्ध का संबंध अगर हमारे सामने उपस्थित समस्याओं के साथ जुड़ा हो तो यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगा, वह होगा मुस्लिमों के खिलाफ। उससे बुरी बात यह होगी कि यह युद्ध अंग्रेज और मुस्लिमों के संयुक्त मोर्चे के खिलाफ होगा। जिस प्रकार इस युद्ध के होने का मुझे डर है, उससे अलग तरीके से यह युद्ध होने की संभावना मुझे नजर नहीं आती। महोदय, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि बल प्रयोग का असर केवल तत्कालीन होता है। उसके आधार पर केवल कुछ समय के लिए अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें हमेशा बस में रखने के लिए फिर से बल प्रयोग करने की जरूरत को हमेशा के लिए खारिज नहीं किया जा सकता। जिस राष्ट्र को हमेशा अपने अधीन रखना हो, उस पर इस प्रकार शासन नहीं चलाया जा सकता। मेरी दूसरी आपत्ति प्रयोग में लाए जाने बल के परिणामों के लेकर अनिश्चय के बारे में है। जरूरी नहीं कि बल के प्रयोग से हमेशा दहशत ही पैदा हो, और तैयार सेना का मतलब जीत नहीं होता। जीत ना पाने की स्थिति में फिर कोई मार्ग नहीं बचता। बातचीत असफल हो जाने पर केवल बल प्रयोग का मार्ग ही बचता है। लेकिन तब तक बल प्रयोग अगर असफल रहे तो बातचीत का कोई जरिया बाकी नहीं बचता। दया के बदले कभी कभी सत्ता और अधिकार पाए जा सकते हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग और पराजित हिंसा से सत्ता और अधिकार भीख में मांगे नहीं जा सकते। बल के प्रयोग के लिए हमेशा विरोध इसलिए भी है कि हिंसा के कारण कोशिश की पराकाष्ठा से जो आप पाएंगे उसे ही आप हानि पहुंचाएंगे। आप जो पाएंगे वह उसके मूल रूप में नहीं होगा, वह अवमूल्यित, बर्बाद और विनाश के रूप में होगा।